नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का सवैये पाठ के MCQ प्रश्न। एक भी वीडियो बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम MCQ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं आज के MCQ प्रश्न। मुरली से गोपी इशारा क्यों करती थी? जेलसी क्यों करती थी? मुरली से गोपी जो थी इशारा क्यों करती थी, मीन जेलसी क्यों करती थी छात्रों, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है ये, इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि क्यों मुरली कृष्ण के मुँह लगी थी, मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, मुरली उनको चिढ़ाती थी, या फिर उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? मुरली से गोपी इशारा इसलिए करती थी क्योंकि मुरली जो थी वह कृष्ण के मुँह लगी थी। किसके मुँह लगी थी? कृष्ण के मुँह लगी थी। इसलिए जो गोपी थी वह जेलसी करती थी। या मुरली धर की अधरी अपरा न घरोंगी, इस पंक्ति से गोपी के किस मनोभाव का पता चलता है? इसके छात्रों, इसका भाव बताना है कि इससे आपको क्या समझ में आता है, क्या कहना चाहती है गोपी, उसके मन में क्या बात चल रही है कि मुरली धर की धरी अपरा ना घरोंगी। तो यहाँ निम्नलिखित ऑप्शन में से कोई राइट ऑप्शन है। तो मुरली के प्रति इशारा है, या मुरली के प्रति सोतिया डाह है, या मुरली के प्रति शत्रुता है, या उपयुक्त सभी कथन जो हैं वह सत्य हैं। तो छात्रों, यहाँ पर मुरली धर की धरी पर अपरा ना घरूंगी, इन पंक्तियों का जो गोपी के कहने का भाव है, क्योंकि गोपी के मन में मुरली के प्रति इशारा भी है, जेलसी भी है, मुरली के प्रति सोतिया डाह भी है, मीन सोतन समझती है वो उसको, कृष्ण की बंसी को, मुरली को सोतन समझती है, सोतिया डाह भी है, मुरली के प्रति शत्रुता भी है, तीनों ही चीज़ें हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उपयुक्त सभी ठीक हैं, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसका अगर एक लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर, क्योंकि राइट आंसर हो, जहाँ उपयुक्त सभी होते हैं तो वहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, मीन सारे ही बातें जो हैं सच हैं। मुरली के प्रति गोपी का जो मनोभाव है वह इन तीनों से झलकता है, तो उपयुक्त सारे कथन सही हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? तो छात्रों, पक्षी बनने पर कवि बसेरा कहाँ बनाना चाहता है? पेड़ पर, नदी के किनारे, या यमुना के किनारे, करदय के पेड़ पर, या गोवर्धन पर्वत पर? तो आप बताइए जल्दी से कि कहाँ पर बनाना चाहता है। आपने सवैया पढ़े होंगे, उसमें सारा व्याख्या मैंने समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप व्याख्या वाला भावार्थ वाला वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? यमुना के किनारे, करदय के पेड़ पर। ठीक है। सिद्धियाँ कितनी मानी गई हैं? बोलते हैं ना कि 9 सिद्धियाँ या 8 सिद्धियाँ ऐसे। तो ये सिद्धियाँ क्या होती हैं और सिद्धियाँ कितनी मानी गई हैं? सिद्धियाँ छात्रों, सिद्धियाँ 8 मानी गई हैं। 8 मानी गई हैं, 9 मानी गई हैं, 11 मानी गई हैं, या 16 मानी गई हैं? आपको सही उत्तर लगाना है कि कितनी सिद्धियाँ मानी गई हैं। तो यहाँ पर सिद्धियाँ जो हैं वह मानी गई हैं 8। कितनी सिद्धियाँ मानी गई हैं? 8 सिद्धियाँ मानी गई हैं। आपको वैसे ही मेमोरी में बैठा लेना है कि 8 सिद्धियाँ। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? क्या न्योछावर किया जा सकता है ब्रज की झाड़ियों
के ऊपर क्या न्यौछावर हो सकता है? घर बार, अच्छे कर्म, परिवार, या सोने चांदी के बर्तन, या सोने चांदी के घर, या सोने चांदी का कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? सोने चांदी के घर, सोने चांदी के घर, वो सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर। गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती? कवि के अनुसार गोपिका से क्या नहीं संभाली जाती? तो गोपिका से कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, या धन और संपत्ति, या किनारीदार साड़ी, या इनमें से कुछ नहीं। बताइए, जरा गैस लगाइए कि क्या नहीं संभाली जा सकती। तो कवि के अनुसार यहाँ पर गोपिका से कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान नहीं संभाली जा सकती, क्योंकि जब कृष्ण स्माइल करते हैं तो वह उनकी स्माइल पर ही मंत्र मुग्ध हो जाती है ना। तो वो उनके कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान नहीं संभाली जाती। काली कऊ कितनों समझे है, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अब आपको अलंकार तो आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने पीछे जब व्याख्या करती हूँ तो भी समझाती हूँ कि क की आवृत्ति जहाँ पर हो तो आपको बताना है कौन सा अलंकार है इसमें से। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक, या श्लेष। कौन सा अलंकार? जहाँ पर छात्रों वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे कालही कऊ, क की आवृत्ति और कितनों समझे, तो इन तीनों अक्षरों में क्या है? क की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? क्यों नहीं लगाना चाहती? गोपी जो है कवि के अनुसार अपने मुरली को क्यों नहीं अपने ओंठों से लगाना चाहती? मुरली गंदी है, मुरली बजने लायक नहीं है, या फिर ये मुरली को अपनी सीत समझती है, उसे मुरली बजाना ही नहीं आता। तो यहाँ पर छात्रों गोपी जो थी वह कृष्ण की मुरली को अपना सीत समझती थी। सीत मीन सौतन, सीत मीन सौतन समझती थी कि ये मेरी सौतन है, क्योंकि कृष्ण ज़्यादातर मुरली ही बजाते थे और गोपियाँ जो थी वह उसकी मुरली की धुन पर मुग्ध हो जाती थी। तो वो समझती थी कि कृष्ण उनसे प्यार करते हैं, या वो कृष्ण से प्यार करती थी, कृष्ण की मुरली को अपना सौत समझने लगती थी। सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग भरती है? अब एक सखी गोपी को कहती है तो उसके कहने पर क्या क्या स्वांग भरती है, मीन कैसे कैसा रूप धारण कर लेती है। वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में पूंज की माला पहनती है, या उपयुक्त कथन सभी कथन सही सत्य हैं। तो यहाँ पर जे सारे कार्य करती है गोपी जो है क्या स्वांग करती है? वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े भी पहनती है, मोर पंख भी लगाती है, पूंज की माला भी पहनती है। तो इसमें से अगर आप किसी एक ऑप्शन को टिक करते हो तो वो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही हैं। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि स्वांग रचने के लिए गोपी क्या क्या करती है। तो ये सारे वाक्य जो हैं वह गोपी करती है, तो सत्य कथन है, सब बातें कही गई हैं कविता सवैये में। तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं? रसखान जो हैं अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को, या ब्रज के वन बाग बातड़ागों को, अपने घर को, प्राकृतिक सौंदर्यों को?
तो छात्रों यहाँ पर रसखान अपनी आँखों से ब्रज के वन बागों व तड़ागों को देखना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि मैं ब्रज में जाकर उन वहाँ के बाग बगीचे तालाबों को देखूं, क्योंकि वृंदावन या ब्रज भूमि जो है वो कृष्ण की भूमि थी, तो उसको हर कोई देखना पसंद करता है। आजकल भी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? क्या न्योछावर किया जा सकता है? अपना तन मन, या अपनी संपूर्ण पूंजी, या अपनी गांव, या तीनों लोगों का राज्य। तो क्या समर्पण किया जा सकता है? लकुटी और कमरिया पर किसको न्योछावर करने के लिए तैयार है कवि? तो वहाँ पर न्योछावर करने तीनों लोगों के राज्यों को न्योछावर करने के लिए तैयार है। लकुटी और कमरिया पर अपना जो 3 लोगों का राज्य है वह सब न्योछावर करने के लिए तैयार है। रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? अब रसखान जो हैं वह ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं वहाँ पर? उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है, या फिर ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है, या ब्रज महत्वपूर्ण जगत है, क्या है? तो यहाँ पर ब्रज में क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि ब्रज जो थी वह कृष्ण लीला की भूमि थी, वहाँ पर कृष्ण ने काफ़ी लीलाएं की थी, तो उसे कृष्ण लीला की भूमि कहा जाता है। किसे? ब्रज को। तो ब्रज को कृष्ण लीला की भूमि होने के कारण रसखान भी ब्रज में ही रहना चाहते हैं। रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? अब रसखान क्या कहना चाहते हैं कविता के माध्यम से? उनका क्या मूल भाव है? श्रृंगार, समाज कल्याण, भक्ति, आडंबर का विरोध। रसखान की कविता का जो मूल उद्देश्य है छात्रों, वह है भक्ति भाव। उनके कविता से कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, ब्रज के प्रति उनकी भक्ति भाव झलकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान, यहाँ पर प्रिंटिंग में बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, कौन सी रचना जो है वह रसखान की नहीं है? अब यहाँ नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है, ये धोखा खा जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव प्रश्न भी हो सकते हैं, जल्दी में आपको गलत नहीं करना है। ऐसे तो बोलेंगे कि ये प्रेम वाटिका भी सुजान रसखान की कविताएं हैं और लगा देंगे कोई भी एक, परंतु वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से चारों में से कोई एक ऐसी है जो उसकी रचना नहीं है। तो प्रेम पचीसी जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, बाकी सारी किसकी हैं? रसखान की हैं। प्रेम पचीसी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, रसखान की नहीं है। रसखान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ। कब हुआ? रसखान का जन्म एक पठान परिवार में कौन से सन में हुआ? तो सन 1526 में हुआ, सन 1962 में हुआ, या फिर सन 1588 में हुआ, या फिर सन 1548 में हुआ। कब हुआ? तो रसखान का छात्रों जन्म पठान परिवार में सन 1548 में हुआ था। तो ये थे 15 MCQ प्रश्न सवैयों में से। आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मोटिवेशंस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ।